बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दी अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपके लिए हम दोबारा एक वीडियो लेके आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे है। आज की वीडियो में हम डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप से मुतल्लिक जो है वो हम बात करेंगे और मेजर जो उसमें टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। मेन जो उसमें हम कवर करेंगे वो डिमांड एंड सप्लाई जो है एज उसको कॉन्सेप्ट जो है हम देखेंगे। इसी तरह हम कंडीशंस पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं आपकी सप्लाई को, आपकी डिमांड को। और इसी तरह हम सप्लाई एंड डिमांड जो है इक्विलिब्रियम उस पर हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, इक्विलिब्रियम कब जो है वो हम अचीव करते हैं और किस पॉइंट पे जाके आपकी सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचती हैं। और सबसे आखिर में जो है वो हम डिमांड एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम स्टार्ट लेते हैं पहले सप्लाई से। तो एक्चुअल जो है वो हम बात करेंगे सप्लाई क्या चीज़ है। तो जिस तरह आप देख रही हैं कि हमारे पास सप्लाई जो है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट बिजनेसेस और प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोवाइड विद इन अ रेंज ऑफ प्राइसेस दैट पीपल वुड बी विलिंग टू पे। अब कहने का मतलब ये है कि सप्लाई जो है ये वो अमाउंट ऑफ सप्लाईज़ हैं जो कि एक बिज़नेस या एक प्रोड्यूसर वो सप्लाई कर रहा होता है या वो बना रहा होता है और उसकी जो कस्टमर्स हैं उनकी एबिलिटी भी है उसको परचेज़ करने के लिए। मतलब इसका ये है कि अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई तो वो कर रहा है लेकिन आगे उसके कस्टमर्स जो हैं उसको परचेज़ नहीं कर पा रहे तो ये सप्लाई ना होगी। सप्लाई जो है वो बेसिकली वो जो है वो विलिंगनेस है प्रोड्यूसर्स की कि वो इतनी अमाउंट की जो है वो सप्लाई करेंगे। इसी तरह आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ये कहता है कि जैसी आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होती जाती है उसी हिसाब से आपके प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते हैं। मतलब ये है कि आपका सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्राइस के साथ। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले तो वहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपका सप्लाई और डिमांड जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सप्लाई जो है वो इट रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस टू सेल एट सर्टेन प्राइस और इसी तरह इसकी प्राइस और क्वांटिटी के साथ जो है वो रिलेशनशिप क्या होगी उसको हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। इसी तरह अगर हम डिमांड की अब बात करेंगे तो डिमांड जो है वो डिराइव होता है एक कस्टमर की बाइनेस पे, उसकी एबिलिटी और उसकी विलिंगनेस से ही आप डिमांड जो है वो असर्टन कर सकते हैं। इसी तरह हम रिलेशनशिप की बात करेंगे कि आपका डिमांड जो है उसका प्राइस के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्वांटिटी जो सेल होनी है उसके साथ उसका क्या ताल्लुक़ है। अगर हम कंडीशंस की बात करें कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो सप्लाई को इफ़ेक्ट करती हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं। आपके रिसोर्सेज किसी तरह भी हो सकती हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में भी हो सकती है, वो कैपिटल के फॉर्म में भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो काफ़ी सारी जो है वो रिसोर्सेज की फिर टाइप्स हैं। जिस तरह हमने कहा कि HR भी है, कैपिटल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। इसी तरह जो है वो डिपेंड करता है कि आपके जो है वो प्रोड्यूसर्स कितने हैं। जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी सप्लाई होगी और जितनी आपकी सप्लाई ज़्यादा होंगी तो आपकी प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ होती जाएंगी। तीसरे पे जो है वो आपकी रिलेटेड गुड्स में आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं कि अगर आपका ऑलरेडी मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो डिटरमिन करता है कि आपने कितनी सप्लाई आपने करनी है। अब अगर मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं तो एक प्रोड्यूसर का काम ये है कि वो कम से कम सप्लाई करें या कम से कम जो है वो प्रोडक्शन करें। इसी तरह जो है टेक्नोलॉजी की हम बात करें, अगर आपकी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो आपकी सप्लाई जो है वो उससे काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती है। इसी तरह जो है वो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई कम होगी। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, आपको लेबर जो है वो चीप मिल रहा है, आपको मटेरियल चीप मिल रहा है तो वहाँ पे जाके आपकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। अब हम डिमांड पे आते हैं कि डिमांड एक्चुअल है क्या चीज़। तो डिमांड जो है वो इट कम्स फ्रॉम द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ बायर टू पे फॉर अ पीरियड। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो डिमांड डिराइव होता है वो डिराइव होता है एक कस्टमर की विलिंगनेस पे। अगर वो उसकी विलिंगनेस नहीं है सपोज
तो डिमांड कहाँ से अराइज होगा। और विलिंगनेस के साथ साथ जो है उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर एक बंदा विलिंग है लेकिन उसकी कोई एबिलिटी नहीं है, उसकी इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, तो आप डिमांड जो है वो उस पर आप डिराइव ही नहीं कर सकते। अगर हम इसी तरह परचेजिंग पावर की बात करें तो परचेजिंग पावर जो है वो एक की रोल प्ले करता है जब भी एक प्रोडक्ट का डिमांड डिराइव होता है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जितनी आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ता जाएगा, साथ में जो है आपकी प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम बात करें कंडीशंस पे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करती हैं, तो उसमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो कंज्यूमर की टेस्ट है, उसकी अवेयरनेस है एंड इंटरेस्ट इन द गुड्स और सर्विसेज। अगर कस्टमर का टेस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका डिमांड भी उस हिसाब से चेंज होगा। अगर कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है तो आपका उतना डिमांड नहीं होगा। अगर कल तक एक कस्टमर को अवेयरनेस नहीं थी लेकिन उसको आज अवेयरनेस हुई है तो आज आपकी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि उस कस्टमर की अवेयरनेस आपकी डिमांड के लिए अच्छा ना हो। अगर वो कोई नेगेटिविटी है उसमें या अगर उसकी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है तो आपका डिमांड जो है ऑटोमेटिकली कम होगा। इसी तरह जो है वो हम प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन की हम बात कर रहे हैं। प्रोलिफरेशन मींस कि आज एक अगर जिस तरह कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज, आज एक मोबाइल का मॉडल आता है तो एक दो दिन बाद जो है वो उसका दूसरा मॉडल आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कुछ दिन तक आपका डिमांड हाई साइड पे होता है, लेकिन जैसे ही दूसरा कोई प्रोडक्ट आता है या दूसरा कोई मॉडल आता है तो आपका डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। कंज्यूमर इनकम भी एक फैक्टर है जो कि डिटरमिन करती है कि आपका डिमांड क्या रहेगा। अगर कंज्यूमर की जो है वो परचेजिंग पावर अगर उसकी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो जो है उसके पास इस्तेताअत होती है मज़ीद चीज़ें लेने की, तो आपका डिमांड यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। और इसी तरह वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस भी मतलब की रोल प्ले कर सकती है जहाँ पे जो है वो डिमांड की बात आए। अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस ये है कि फ्यूचर में जो मार्केट कंडीशंस है वो अच्छी होंगी तो आपका डिमांड भी अच्छा होगा, और ये मोर और लेस जो है आपका रियल स्टेट जो है वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आपका पॉपुलेशन में कोई चेंज आ रहा है, अगर सपोज़ आप ऐसा कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो कि मेनली वो टारगेट करता है यंग जनरेशन को, तो अगर वहाँ से उसकी पॉपुलेशन का जो रेशो है अगर उसमें यंग जनरेशन की वो कम हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो भी कम होगा। या अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट भी बना रहे हैं जो कि एजेड कस्टमर्स के लिए हैं या अबव 50 जो है वो ईयर्स ऑफ एज के कस्टमर्स के लिए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अगर 50 ईयर्स प्लस अगर पॉपुलेशन कम होगी तो आपका डिमांड भी उसी तरह से डिक्रीज़ होगा। आगे हम बात कर रहे हैं कि एंट्रेंस ऑफ न्यू राइवल्स इन द मार्केट। अगर आपके मार्केट में पहले जो है इतनी राइवलरी नहीं थी, एक प्रोडक्ट था जिसकी डिमांड काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एक नया राइवल जो है या एक नया कंपटीटर आपके मार्केट में एंटर हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो प्राइस वार में चीज़ जाएगी और जो है आपका डिमांड भी ऑटोमेटिकली उसी से कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है। और इसी तरह से आपका सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है मार्केट में। अगर आप एक प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है लेकिन सेम मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है या मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो जो लेसर उसके साथ है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन वो उसको हम यूज़ एज ए सब्सिट्यूट हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपका प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जो आप जो है इन चीज़ों को आप देखते हैं अपना डिमांड फोरकास्टिंग यूज़ करने के लिए आपने इन फैक्टर्स को जो है वो देखना होता है। आगे स्लाइड में हम डिमांड एंड सप्लाई कर्व रिलेशनशिप पे हम बात कर रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कब होते हैं, डिक्रीज़ कैसे होते हैं, इन दोनों का जो है वो कर्व कौन सा होता है और कौन सा ऐसा स्टेज जो है वो आपके पास आता है जहाँ पे ये कर्व जो है या स्ट्रेट हो जाएगा या जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुँचेगा। तो अगर हम सप्लाई कर्व की हम बात करें तो वहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है वो अपना रोल प्ले करता है, और लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि द हायर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट द मोर द प्रोड्यूसर विल सप्लाई इट। मतलब ये है कि जितनी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी तो वहाँ पे आपका सप्लायर जो है उसको ज़्यादा कोशिश करेगा प्रोड्यूस करने का, और इसका जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस के साथ। द कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब ये है कि जितनी जितनी आपकी सप्लाई बढ़ती जाएगी सप्लायर के लिए जो है उसकी प्राइस मार्जिन या उसके जो हायर मार्जिन हैं
वो उसमें से अर्न कर सकता है। तो इसका जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस के साथ। अगर हम इसको कंपेयर करें डिमांड कर्व के साथ, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि हायर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट द लेस द कंज्यूमर विल डिमांड। बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है, हम अपनी डेली जो हमारी लाइफ है, रूटीन लाइफ में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ महंगी हो रही है उसको हम लेना ही छोड़ देते हैं, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कस्टमर ही डिराइव करता है कि कौन सी चीज़ हमने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। अगर आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड भी कम होता जाएगा, और इसका रिलेशनशिप जो है वो प्राइस के साथ वो नेगेटिव है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग उस पर है। डिमांड बढ़ेगी तो आपके जो है वो प्राइसेस भी उस हिसाब से कम पे होंगे, लोग जो है वो बड़ी आसानी से पैसे नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम है क्या चीज़? इक्विलिब्रियम इज रीच व्हेन बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट। जहाँ पे आपके सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पे जाके जो है आपकी प्राइस जो है वो हाई होती है, और जो क्वांटिटी लोग जो है परचेज करना चाहते हैं वो आपकी इक्वल होती है, जो कि एक प्रोड्यूसर वो क्वांटिटी बना रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड है। इस पॉइंट पे जाके जो है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जीरो स्टेट पे आ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आपके पास ये सप्लाई डिमांड कर्व आपके पास शो हो रहे हैं। डिमांड जो कर्व है वो अगर क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, और अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपकी सप्लाई जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है। तो जहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं प्राइस को और क्वांटिटी को, उस पॉइंट को जो है इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो है बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। तो जितना आपका सप्लायर प्रोड्यूस कर रहा है उतना जो है वो कस्टमर उसको परचेज भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, ना बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ना आपके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। आप देखेंगे कि दो तरह से जो है वो चीज़ें काम करती हैं। एक आपका सप्लाई कॉन्स्टेंट होता है, एक आपका डिमांड कॉन्स्टेंट है। अगर हम डिमांड कॉन्स्टेंट की हम बात करें तो आपके पास जो है वो सप्लाई जो है वो आपके पास कम है, लेकिन आपके पास जो डिमांड है वो हाई है। तो अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा है, लेने वाले बहुत है, लेकिन आपके पास सप्लाई कम आ रही है, तो वहाँ पे आपका जो है वो डिमांड कॉन्स्टेंट होगा, आपके पास डिमांड की कॉन्स्टेंट आ रही है। इसी तरह से अगर आप जो है वो सप्लाई जो है आपकी बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास डिमांड बहुत कम है, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो एक्सेस सप्लाई रहेगी, और आपके पास चूँकि डिमांड नहीं है तो आपके पास जो है वो, अगर आप इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री आपके पास जो है वो ओवर इन्वेंट्री आपके पास पड़ी रहेगी, और इसको जो है हम सप्लाई जो है वो कॉन्स्टेंट हम कहेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो अभी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये कॉन्टेस्ट प्लेटफॉर्म की तरफ